हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और ये चल रही है हमारी केमिस्ट्री घटना चक्र की कंप्लीट सीरीज। लगभग हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। नॉन मेटल्स में ये 8वां चैप्टर, ओवरऑल 8वां चैप्टर है। नॉन मेटल्स में तीसरा चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन कॉम्पोनेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस के बारे में। ठीक है ना। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हो तो यूपीएससी में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एंड अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो डेफिनेटली वहां से नॉन मेटल से 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। मेरे पैटर्न में हमेशा से रिवर्स इंजीनियरिंग रहा है। क्वेश्चन के थ्रू आंसर पे चलते हैं, कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच गैस इज नोन एज नोबल गैस। नोबल गैस किसे कहते हैं? इनमें से कौन सा गैस नोबल गैस है? ठीक है ना। तो देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। तो यहाँ पे हीलियम इज ए नोबल गैस। देखिए, नोबल गैस कहने का क्या मतलब होता है ना, वो ऐसे गैसेस होते हैं, एक ऐसे ग्रुप ऑफ गैसेस होते हैं जो कि सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। ठीक है ना। जो भी नोबल गैसेस होते हैं ना, वो ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें स्मेल नहीं होती, कलरलेस होते हैं, वो विजिबिलिटी नहीं होती, वो दिखते नहीं है। ठीक है ना। मोनोटॉमिक गैसेस होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमेशा उनका मोनोएटॉमिसिटी होगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करें उनकी रिएक्टिविटी की, तो वो केमिकली बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए तो नोबेल नाम पड़ा है उनका। ठीक है ना, कि वो इतनी ज़्यादा नोबेल होते हैं कि वो एकदम रिएक्टिविटी उनकी बहुत कम होती है। अच्छा, ये जो गैसेस होते हैं ना, वो केमिकल रिएक्शंस बहुत जल्दी नहीं करते हैं चीज़ों से। ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे 6 नोबल गैस होते हैं जो कि नेचुरली ऑकर करते हैं। उनमें कौन कौन से होते हैं इस बात का ख्याल रखते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडॉन। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये नोबल गैस का इंट्रोडक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है परसेंटेज अमाउंट, ये वॉल्यूम वाइज पूछ रहा है। ठीक है ना। ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लोएस्ट इन द एटमॉस्फेयर, सबसे कम एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि अब हम लोग इसको बढ़ाने पे तुले हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट है। इससे हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। ठीक है ना, जिसके कारण ग्लेशियल एक्शन हो रहा है, ग्लेशियल बहुत ज़्यादा पिघल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात ख्याल रखिएगा, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। ठीक है ना, कोर ऑफ अर्थ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करेंगे यहाँ पे। एटमॉस्फेयर जो होता है वो मेनी गैसेस से कंपोज्ड होता है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कुछ अमाउंट पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस का भी होता है। सबसे एबंडेंट गैस की बात करें वॉल्यूम में तो वो नाइट्रोजन होता है 78%, नाइट्रोजन 78%। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है जो कि 20.95%, इसको आप 21% भी कह सकते हो। फिर होता है आर्गन 0.93%, ये एक इनर्ट गैस है, सबको पता है। और ये जो है वो थर्ड मोस्ट एबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो परसेंटेज अमाउंट में एटमॉस्फेयर में ये सिर्फ और सिर्फ 0.03% होता है, जिसको हम लोग बढ़ाने पे तुले हुए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कितना है? 78% है ना, अप्रॉक्स 78% या 78 से 79। मोस्ट एप्रोप्रिएट कंडीशन तो ये होगा ना। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया है। अगर 20 से लेकर 21% बोले तो ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए, विच गैस इज नॉट इन द गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल में कौन सा गैस नहीं है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैसियस साइकिल में नहीं होता है। अब देखिए, जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको गैसियस साइकिल में एक फर्दर क्लासिफिकेशन में के अंदर तहत लाते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि जो भी एयर होते हैं ना, रिजर्वायर इज द एयर और द ओशंस, जिसमें एवोपरेशंस का पैटर्न आता है। ठीक है ना। तो गैसियस साइकिल में आपको पता है ना, ऑक्सीजन साइकिल आता है, नाइट्रोजन साइकिल आता है, कार्बन साइकिल आता है, वाटर साइकिल आता है। ठीक है ना। ठीक है ना। अगर इसी में आपको सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें ना तो आयरन साइकिल होता है, कैल्शियम साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर एंड अर्थबाउंड एलिमेंट्स का साइकिल आता है। लेकिन हाइड्रोजन का कहीं कोई चर्चा नहीं होता साइकिल के केस में। ठीक है ना, गैसियस साइकिल केस में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ डाइवर्स। जो डाइवर्स डीप डाइव करते हैं ना, जो समुद्र के तल के अंदर गए, बहुत बेड पे गए, ट्रेंचेस में गए, जैसे मरियाना ट्रेंच। ठीक है, जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है उसमें जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा पेयर ऑफ गैसेस यूज किया जाता है? ठीक है ना, तो वो होता है ऑक्सीजन एंड हीलियम।
याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन एंड हीलियम को यूज़ किया जाता है उनके द्वारा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यूपी आर ओ ARO में पूछा गया है, यूपी PCS में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज मिक्सड विथ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बाय द डाइवर्स इन द डीप सी। सेम क्वेश्चन है, हीलियम यूज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। कहता है द डीप सी डाइवर्स कैरी सिलेंडर्स विच कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम। बिल्कुल, ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिक्सचर वो कैरी करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आखिर हीलियम क्यों ले जाते हैं? तो हीलियम जो होता है ना, उसका प्रेजेंस जो होता है ना, वो जनरेट करता है लेस एयरवे रेजिस्टेंस देन एयर। याद रखिएगा, हीलियम जो होता है वो जनरेट करता है लेस एयरवे रेजिस्टेंस देन एयर एंड देयर बाय रिक्वायर्स लेस मैकेनिकल एनर्जी टू वेंटिलेट द लंग्स। याद रखिएगा, हीलियम जो होता है उसको कम जगह चाहिए, ठीक है ना। एयरवे रेजिस्टेंस के लिए कम जगह चाहिए, ठीक है ना, उसको स्पेस कम चाहिए। तो मैकेनिकल एनर्जी जो रिक्वायर होता है ना, वेंटिलेट, लंग्स को वेंटिलेट करने के लिए, लंग्स को जो एल्वियोलाई जो वो होता है, श्रिंक एंड संक, तो उसके लिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कम रिक्वायर होता है, तो डाइवर्स थकता नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा। और एक और चीज़ है, हीलियम जो होता है ना, वो बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में अदर गैसेस के कंपैरेटिवली, ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन होता है। अब अगर इसकी लो सॉल्युबिलिटी है वो एयर वाटर में, तो ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, किसी भी प्रेशर पे। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल। SF6 की स्ट्रक्चर पूछ रहा है, SF6, ठीक है ना। ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ये एक इनऑर्गेनिक, SF6 के बारे में जान लेते हैं कुछ। ये एक इनऑर्गेनिक, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल कंपाउंड। नॉन फ्लेमेबल क्या का कहने का क्या मतलब हुआ कि तुरंत ज्वलनशील नहीं होता, ये तुरंत जलता नहीं है, ठीक है ना। SF6 मॉलिक्यूल होता है ना, वो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, जिसमें 6 फ्लोरीन होते हैं जो कि अटैच होते हैं सेंट्रल सल्फर एटम से, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है इजीली सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन है जो आसानी से घुल जाता है वाटर में, ठीक है ना। तो कार्बन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, आयोडीन नहीं, उससे भी ज़्यादा इजीली अमोनिया घुलता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर में। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, वाटर में घुल के ये वाटर के साथ ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर लैंड से ये मिलके हमारे ग्राउंड वाटर में आता है और डिफरेंट टाइप का डिजीजेस देता है, ह्यूमन डिजीज, ठीक है ना। चलिए, अमोनिया क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमोनिया एक बाइपोलर मॉलिक्यूल है। तो अमोनिया जो है ना, वो पोलर मॉलिक्यूल है जो कि इजीली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। अच्छा, इसके इजीली डिजॉल्वेंस का रीजन क्या है ना, कि हाइड्रोजन एटम होते हैं अमोनिया में, ठीक है ना, जो कि बॉन्डेड होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से, ठीक है ना, जो कि बाउंडेड होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर बॉन्डेड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से जुड़ा होता है और साथ में ही ऑक्सीजन एटम से भी जुड़ा होता है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अमोनिया एंड वाटर आर बोथ पोलर मॉलिक्यूल, दोनों पोलर है, तो दे आर बोथ कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपस में तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो हाईली मिसेसेबल होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच इज यूज्ड एज लाफिंग गैस। बहुत बार पूछा गया है BPSC में, UPPCS में, कहीं पे भी, ठीक है ना। तो किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, N2O, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज नोन एज लाफिंग गैस। इट इज अ कलरलेस गैस विद अ स्लाइट मेटालिक ऑर्डर एंड टेस्ट, ठीक है ना। इट्स इनहेलेशन लीड्स टू डिसओरिएंटेशन, यूफोरिया, नंबनेस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिजीनेस एंड अल्टीमेटली अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। हंसते हंसते बेहोश हो जाइएगा, ठीक है। इसको हम लोग एनेस्थेटिक गैस भी कहते हैं, यूज भी करते हैं उस तरीके से। देखिए, फिर सेम क्वेश्चन, द लाफिंग गैस इज बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है ना। एग्जाम के नेचर को समझिए, बहुत ईजी हो जाता है पेपर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए BPSC तो वो अब खुद के एक्टिविटी से परेशान हो गया होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार। लाफिंग गैस, देखिए ये हुआ ना, यहाँ पूछा फिर यहाँ पूछा। लाफिंग गैस यूज्ड एज एनेस्थेसिया बाय डॉक्टर इज, बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड होता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। तो इसको कहते हैं जेनॉन को। जेनॉन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया है। अब हम लोग समझ लेते हैं क्यों कहा जाता है। जेनॉन जो है वो एक गैसियस एलिमेंट है जिसको सिंबल Xe से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एटॉमिक नंबर है 54, ठीक है ना। ये बहुत ही रेयर, ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, केमिकली अनरिएक्टिव गैस है, नोबल गैस, ठीक है ना। जेनन गैस को हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं।
क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो होती है बहुत कम होती है एटमॉस्फेयर में। एग्जाम्पल ले लें, अगर इसको हम लोग इसकी वॉल्यूम बाई रेशियो जाने तो 0.08 पार्ट्स पर मिलियन, याद रखिएगा 0.08 पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है ना। इसको खोजा गया था इंग्लैंड में, किसके द्वारा? तो स्कॉटिश केमिस्ट थे एक विलियम रैमशे एंड ब्रिटिश केमिस्ट थे एक मॉरिस ट्रेवर्स 1898 में, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट जेनॉन। आगे बढ़ते क्वेश्चन 15 पे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। देखिए, बोर्डियोक्स मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर 2 सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर एंड इज यूज्ड एज फंगीसाइड, बिल्कुल करेक्ट है। आप कभी देखते होंगे ना बोरेक्स, एक पाउडर खरीद के लाते होगे आप लोग, है ना, तो वो भी होता है एक एंटी फंगल ही होता है, ठीक है ना, एंटी फंगल होता है। तो ये मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। याद रखिए, कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग एज ए फंजीसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो ये पहला करेक्ट है। अब सेकंड देखते हैं, बोरिक एसिड जो कह रहा है, ठीक है ना, इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हम लोग बोरिक एसिड को यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है ना, और इसको फूड प्रिजर्वेटिव के लिए भी यूज़ करते हैं। ड्राई आइस को ही तो कहते हैं ना CO2, सॉलिड CO2। ड्राई आइस ही तो होता है, जैसे परफॉर्मेंस देते हैं कोई स्टार आते हैं तो फिर उनके लिए जो धुआं निकाला जाता है वो स्टेज पे, वो भी एक ड्राई आइस ही है, ठीक है ना। अब कह रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ लाफिंग गैस, ऐसा है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड तो NO हुआ ना, तो वो लाफिंग गैस कैसे हो गया? N2O है ना, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है ना, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो होता है लाफिंग गैस, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर जो होगा ना, यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो डी हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर मिले नॉट करेक्ट करेक्ट का पहले साइन मारिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी और जो सिली मिस्टेक्स होता है ना वो कम हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज, अगर नाइट्रोजन की डिस्चार्ज होती है तो उससे क्या क्या हो सकता है इसको, ठीक है ना। तो उससे हो सकता है द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन लिथोस्फीयर एंड इन एटमॉस्फेयर अनचेंज्ड। कैसे बदलेगा? अगर कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है नाइट्रोजन का तो लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर में अनचेंज रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 78% है भाई। और इसकी एक साइकिल होती है, नाइट्रोजन की एक नाइट्रोजन साइकिल होता है, ठीक है ना। वो एक प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन जो होता है ना कन्वर्ट होता है अपने डिफरेंट केमिकल फॉर्म में, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? तो लिथोस्फेयर में भी कोई चेंज नहीं होगा, एटमॉस्फेयर में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, नाइट्रोजन साइकिल होता है ना, इसमें नाइट्रोजन क्या होता है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है ऑलरेडी, ठीक है ना। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो कैरी आउट किया होता है किस तरीके से? तो 2 तरीके से, एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है इसका, एक होता है फिजिकल साइकिल से, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन आपको याद होगा, जैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास लेग्यूम्स की बात कर ले, या फिर लेग्यूम्स कहने का मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरियाज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दाल जो पल्सेस का ट्री है ना, उसको नाइट्रोजन काफ़ी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अगर सॉइल में नाइट्रोजन डिफिशिएंट हो जा रहा है ना, तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया उसके रूट्स तक नाइट्रोजन को पहुँचाता है। तो कहाँ से पहुँचाता है? तो वो एटमॉस्फेयर से ही लेके पहुँचाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी ना, उसको यूज़ किया गया मतलब एटमॉस्फेयर में कम होगा, तो एक बैलेंस बना होता है, बैलेंसिंग होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए पिचर प्लांट्स है, ठीक है ना। पिचर प्लांट्स का शेप इस तरीके का होता है, ठीक है। वो प्लांट्स हुआ, वो अपना जब इसके रूट्स में ना, जब इसको नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की जब कमी होती है ना, तो ऊपर इंसेक्ट्स उड़ते रहते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट्स को ये अपने पास अट्रैक्ट करता है और अंदर रख लेता है। जब इंसेक्ट्स अंदर आ जाते हैं, अंदर आकर ट्रैप हो जाते हैं, तो ये इसको क्लोज कर लेता है, माउथ को। जब अंदर क्लोज कर लिया तो इसके जो इंसेक्ट्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट था ना, वो ये सक कर लिया। सक करके थोड़ी देर बाद फिर इंसेक्ट को फेंक दिया, ड्राई इंसेक्ट को बाहर फेंक दिया। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से ले रहा है? एटमॉस्फेयर से ही तो ले रहा है। इंसेक्ट ने नाइट्रोजन कहाँ से लिया होगा? एटमॉस्फेयर से ही तो लिया होगा। तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस भी हो रहा है, नाइट्रोजन जो बन रहा है वो तो चेंज भी हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर में डीरेगुलेशन हो रहा है, नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। कैसे कैसे? तो फिक्सेशन भी हो रहा है, एमोनिफिकेशन भी हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन भी हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन भी हो रहा है। बिल्कुल, मैंने दो चीज़ तो आपको एग्जांपल में दे दिया, कैसे यहाँ पे एमोनिफिकेशन हो रहा है, कैसे यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, फिक्सेशन कैसे हो रहा है, मैंने बता दिया, ठीक है ना। बात एक चीज़ याद रखिएगा कि लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में कहीं पे नाइट्रोजन डिस्चार्ज होगा ना, तो कोई फैक्टर चेंज नहीं होता, कुछ बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन साइकिल कभी नहीं चलता, याद रखिएगा। ऑक्सीजन साइकिल चलता है, सल्फर साइकिल चलता है, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल चलता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फर साइकिल नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 17।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस। देखिए परमानेंट गैस कहने का मतलब क्या हुआ, वैसे गैसेस जो इनकेपेबल होते हैं लिक्विफाई होने के, मतलब जो गैसेस फॉर्म में ही एज इट इज बने रहेंगे, ठीक है ना। तो वो देखिए CO2, ओजोन जिसको O3 कहते हैं, नियॉन, ये तीनों परमानेंट नहीं है। नाइट्रोजन गैस इज द परमानेंट गैस, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ना आए डायरेक्ट, बट इसके आसपास कुछ रिवॉल्व करके आए ना तो हमसे बन जाए। ये क्वेश्चन UPPCS मेंस 2017 में पूछा गया है। परमानेंट गैसेस उन गैसेस को कहते हैं जो कि माना जाता है कि वो इनकैपेबल होते हैं लिक्विफैक्शन के एंड रिमेन्स गैसियस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है ना। ऐसे गैसेस कौन कौन से होते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है CO की, ठीक है ना। चलिए नाइट्रोजन जो है वो परमानेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, ये 78% अकाउंट करता है हमारे एटमॉस्फेयर के गैसेस का मिक्सचर का, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन में 18 पे कह रहा है द गैस यूज टू इन्फ्लेट द टायर ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के टायर में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपको नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस जो होता है उसको यूज किया जाता है टायर्स और एरोप्लेन के टायर्स में, ठीक है ना। इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है ना वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन जो गैस जो होता है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, और इससे क्या होगा, ये विल फायर जो होगा, फ्रिक्शन की वजह से जो पहिए में आग लगने की क्षमता होगी ना वो रुक जाएगा, ठीक है ना। जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो उसमें जो ब्रेकिंग और हाई स्पीड के कारण जो हाई टेम्परेचर राइज होता है ना वो नहीं कंडीशन होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन को थोड़ा सा फ्रिक्शन मिल जाए, कहीं से चिंगारी मिल जाए, ऑक्सीजन तो आग लगा देगी तुरंत में, है ना। तो ये इसका फर्दर बेनिफिट्स है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और साथ साथ में ही ये लोएस्ट कॉस्ट भी इसका पड़ता है, ठीक है ना, और कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो नाइट्रोजन 78% होके भी हमारा साथ देता है, ठीक है ना। चलिए, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द इंसेक्टिवोरस प्लांट, मैंने आपको बताया ना, देखिए ये घटना चक्र मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, आपके साथ ही लगा रहा हूँ, ठीक है ना। बट मैंने इससे पहले आपको बताया ना इंसेक्टिवोरस वाला कंसेप्ट, यहाँ पे पीचर प्लांट वाला वो डायरेक्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, एक दो बार मैंने NCERT पढ़ा था, बेसिक NCERT साइंस का, और मेरा साइंस बैकग्राउंड है, ये भी थोड़ा सपोर्ट करता है। बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप नई चीज़ों को समझ सकते हो। अगर समझते हो तो, रट रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं, किस चीज़ के लिए, तो वो नाइट्रोजन कंपनसेशन करते हैं, ठीक है ना। कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो जैसे पीचर प्लांट हो गए, वो ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, छोटे एनिमल्स को भी क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं जो उनको रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जैसे लेग्यूम्स हो गया, लेग्यूम्स कहने का मतलब जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, दाल हो गया, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में, सॉइल से ही, मिट्टी से ही ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बैक्टीरिया उनकी मदद करती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, लेट मी रेज दिस, ठीक है ना। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, द सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इज डिफिशिएंट इन, जिसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट जन्म लेते हैं वहाँ पे उस सॉइल में, उस मिट्टी में किस चीज़ की डिफिशियंसी होती है, तो बिल्कुल नाइट्रोजन की होती है, तभी तो वो नाइट्रोजन के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं ना, है ना। चलिए और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट की नाम जान लीजिए, नेपथियंस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिओलिडिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना वो नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से, जैसे वो बड़े होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो वाटर लॉक्ड एरिया, स्वैम्पी सॉइल में थोड़ी डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजनस कंपाउंड की और नाइट्रोजनस कंपोनेंट की, ठीक है ना। वो नाइट्रोजन लेंगे छोटे छोटे कीड़ों से, ठीक है ना। और ये इसके लिए एक अलग तरीके का वो स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन बलून, बलून में कौन सा गैस होता है, हीलियम, क्योंकि ये काफ़ी लाइटेस्ट गैस है, ठीक है ना। अ गैस बलून फ्लाइज इन द एयर बिकॉज इट फिल्ड विद गैस विच इज लाइटर देन एयर, हीलियम जो है वो लाइटर है एयर से, इसलिए तो इसको डाइवर्स भी लेके जाते हैं ना, जमीन वो जब डाइव करने जाते हैं समुद्र के बेनिथ में तो इसको लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए एक तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए ये डाइवर्स है, ठीक है ना, ये डाइवर है, ठीक है। अब ये पानी के अंदर है, मान लीजिए ऊपर, एक तो वाटर प्रेशर इस पर लग रहा है पूरा, ठीक है, और एक वाटर प्रेशर तो लग ही रहा है, साथ में एक टैंक लेके गया है, ठीक है ना, तो इसमें ऑक्सीजन है तो उसकी अपनी वेट हो जाएगी, तो बेचारा दब जाएगा ना, कहीं मर ना जाए, तो मतलब मर ना जाए मतलब थक तो जाएगा ना, कम से कम उसमें किलोमीटर्स ऑफ राइड होता है वहाँ पे, ठीक है ना, अंदर जाना होता है किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये हीलियम लेके जाता है, तो हीलियम भी लेता है ऑक्सीजन भी लेता है, लेकिन हीलियम क्या होता है, लाइट होता है और इसको आसानी होती है, ठीक है ना,
तो ज़्यादा कुछ ध्यान भी नहीं रखना है, इतना बस इंटरेस्टिंग बनाता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, चीज़ों को याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। रटना तो मुझे भी बहुत, रटने से मुझे भी बहुत नफरत है और ये फ़ायदा करता भी नहीं है। हीलियम इज़ प्रीफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बलून्स बिकॉज इट बिल्कुल डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। ये तो है ही बलून्स में, साथ साथ ये लाइटर भी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर यहाँ लाइटर का कंडीशन आ जाए ना, अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए ना कि हीलियम जो होता है वो इजी होता है, लाइट उसकी वेट लाइट होती है, तो अगर बीपीएससी पूछे तो ऑप्शन नहीं मारिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए टीयर गैस की बात करते हैं, जो अश्रु गोले होते हैं उसकी बात करते हैं हम, जो गवर्नमेंट यूज़ करती है किसी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है ना। क्लोरीन टीयर गैस जो होता है वो एक केमिकल वेपन है, ठीक है ना, जो कि सीवियर आई एंड रेस्पिरेटरी पेन कैरी आउट करता है, क्रिएट करता है, स्किन बर्निंग, स्किन जलती है, वोमिटिंग एंड इवन ब्लाइंडनेस भी हो जाता है उससे, ठीक है ना। ये क्या करता है, नर्व्स ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड, देखिए एक टर्म आएगा ना लैक्राइमल, लैक्राइमल का मतलब होता है आंसू वाली जो ग्लैंड होती है, ठीक है, जहाँ से हमें मतलब आंसू निकलती है, ठीक है ना। तो किसी किसी में काफ़ी ज़्यादा होता है, लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये टीयर्स प्रोड्यूस होगा। अब देखिए इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय द, हालांकि ये जोक था, डोंट टेक इट वेरी इन अदर वे, इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय द पुलिस फोर्स टू कंट्रोलिंग राइट्स, बिल्कुल जो हमारे सरकार यूज करती है, ठीक है ना। अच्छा, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन 2 क्लोरोबेंजल मैलोनाइट्राइल, याद रखिएगा, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल 2 क्लोरोबेंजीनोल मैलोनाइट्राइल एंड एक्रोलिन आर जनरली यूज्ड इन टीयर गैस, याद रखिएगा। बेसिकली क्लोरीन की बात कर रही है, इस क्लोरीन को भी यूज़ करते हैं इसको प्रिपरेशन में, ठीक है ना। तो अब इतना बड़ा नाम आपको याद रहे तो ठीक है। एक चीज़ और मैं बता ही देता हूँ, एक डिजीज़ होता है, ठीक है ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फिर भी बताता हूँ। एक डिजीज, जैसे ये लंबा नाम पढ़ा ना तो मुझे वो याद आ गया। एक डिजीज़ होता है न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोनो कौन न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोनो कॉन्वोनियोसिस, ठीक है। तो ये एक डिजीज़ है, वो खासकर उन लोगों को होता है जो सिलिकॉन इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका स्लो लग रहा है तो आप 1.25 कर लेना, क्या दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज टीयर गैस, टीयर गैस में कौन सी गैस यूज होती है, तो क्लोरीन यूज होती है। कौन पूछेगा, तो बीपीएससी पूछेगा, बार बार पूछेगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा था फाउल स्मेल ऑफ डेड फिश, जो मछली, मरी हुई मछली होती है जो बहुत गंदी महकती है, उसमें कौन सा कंपाउंड होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो महकती है, ठीक है ना। तो वो होता है अमाइनो कंपाउंड्स, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ट्राईमिथाइलामाइन इज अ tertiary amine that is structurally an amino compound in which every hydrogen atom of ammonia is replaced by methyl group, ठीक है ना। मेथ एथ प्रोब्यूट जो ग्रुप्स है ना, उसमें मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है हर एक हाइड्रोजन को, अमोनिया में हर एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से, ठीक है ना। ऑर्डर जो होता है ना डेड फिश का, वो इसी कंपाउंड की वजह से होता है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन अ सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में वो सॉलिड स्टेट में रहता है, तो वो आपको आयोडीन है, ठीक है ना। जिसकी अगर डिफिशियंसी आपके बॉडी में हो जाए तो आपको ग्वाइटर हो सकता है, ग्वाइटर मतलब गले का घेंग कहते हैं ना, उसी वही हो जाएगा, ठीक है ना। ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है, इसको हम लोग हैलोजेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का वो है प्रेजेंस है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इन सबों के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। आयोडीन एक ब्लूइश ब्लैक सॉलिड है जिसके पास एक मेटालिक लस्टर होता है, और ये होता है सॉलिड स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट रिएक्टिव एमंग द हैलोजेंस। हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया। हैलोजेंस कहने का मतलब देखिए यहाँ से एक चीज़ और पता चल गया ना कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ले करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑक्टेट पूरा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल हो जाएगा। तो हैलोजेंस में क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एस्टैटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन होता है, ठीक है ना। ये सारा नॉन मेटलिक एलिमेंट है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। फटाक से एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, रिएक्ट कर गए। फ्लोरीन जो होता है वो स्मॉलेस्ट एटम होता है हैलोजन एलिमेंट में, ठीक है ना। और एक चीज़ याद करिएगा कि इट ऑल्सो हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट्स मेकिंग इट द मोस्ट। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्यों आखिर ऐसा होता है। मान लीजिए ये एक आपकी न्यूक्लियस हो गई पॉजिटिव, ठीक है ना। ये हो गया आपका, मान लीजिए सेकेंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है।
चलिए 7 है। अब एक और सेल ले लेते हैं जिसकी 4 आउटर लेयर है, ठीक है ना, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4th सेल में है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, इसकी जो डिस्टेंस होगी ना न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज से, वो दूर होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसको फॉल करवाना ना उस रिंग में, आउटर मोस्ट सेल में, वहाँ पे स्लो फॉल करेगा। और इस केस में न्यूक्लियस से डिस्टेंस काफ़ी कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ पे आके बाइंड अप हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को समझेंगे, बेसिक केमिस्ट्री है, कुछ भी वो नहीं है, मतलब ऐसा कहने को कुछ भी रटने को है, कोई ज़रूरत नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो बिल्कुल एक लेके वो अपने को स्टेबल करेगा। या तो 2 लेते हैं या फिर लो या 2, लेकिन 2 और 8 पूरा करना होता है, ठीक है ना। बीपीएससी का सबसे प्यारा क्वेश्चन देख लीजिए जो हर बार पूछता है, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन क्या है? ये एक रेड लिक्विड ब्रोमीन को कहते हैं रेड लिक्विड। अच्छा, मैंने खुद की एक केमिस्ट्री की नोट्स बनाई थी, बहुत चीज़ों यूज़ किया था, कभी एनसीईआरटी के भी कुछ इधर उधर का, कुछ से जो भी कंटेंट मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं डाल दूंगा, कुछ पेज डाल दूंगा, जैसे जो ज़रूरत होती है ना वो डालूंगा, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, सारा नोट्स डाल के तो कोई फ़ायदा है नहीं, जो चीज़ें काफ़ी रैंडम होती है ना वो डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पे आईएसपीसी सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाओ, वो टेलीग्राम लिंक है, लिंक तो डाल ही दूंगा, साथ में आप सर्च भी करके जुड़ सकते हो आईएसपीसी सिंप्लीफाइड पे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, ब्रोमीन को कहते हैं रेड लिक्विड, ठीक है ना। ये ब्रोमीन जो है वो हैलोजन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है ना, एलिमेंट है। और याद रखिएगा, ये फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड होता है। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये रेड ब्राउन कलर का होता है। और याद रखिएगा, ये एवोपरेट भी रेडली, बहुत फास्टली होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो बिल्कुल वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो 3rd लाइटेस्ट हैलोजन है। ये फ्यूमिंग लिक्विड है, डीप रेड कलर का, रेड ब्राउन कलर का, ठीक है ना। ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है, याद रखिएगा, ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, नॉन मेटालिक एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं द हैलोजन बीइंग यूज्ड एज एनाल्जेसिस, ठीक है ना। तो एनाल्जेसिस में कौन सी हैलोजन यूज होती है? तो ब्रोमीन यूज होती है, ठीक है ना। देखिए, एनाल्जेसिस ड्रग होता है ना, वो काम करता है, ठीक है ना, किस पे? तो पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। हमारे बॉडी में पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कुछ इशू होता है ना, तो एनाल्जेसिस ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन जो है ना वो दिया जाता है इस केस में, वो एक एनाल्जेसिस है, ठीक है ना। मेडिकल टर्म है, बायो में हम लोग उसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन नॉन मेटल है? नॉन मेटल की बात कर रहा है, याद रखिएगा, नॉन मेटल, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सल्फर तो कंडक्ट नहीं करती, ब्रोमीन नॉट अ पुअर कंडक्टर। तो देखिए, सेलेनियम जो होता है ना, एक मिनट, सेलेनियम जो होता है ना वो कंडक्ट कर देता है, ठीक है ना, वो कंडक्ट कर देता है, याद रखिएगा। सेलेनियम देखिए नॉन मेटालिक है, लेकिन फोटो कंडक्टिव सब्सटेंस है। फोटो कंडक्टिव कहने का मतलब लाइट से कंडक्ट हो जाता है वो, ठीक है ना। ये जैसे मैं लाइट से कंडक्शन का मतलब समझाता हूँ, अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, मान लीजिए पीवी सेल है ना, ये एरे हो गया, ठीक है ना, ये पीवी सेल का एरे हो गया, यहाँ से मतलब हम लोगों ने लगा दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। सनलाइट पड़ा, सनलाइट आती है ना, वो आती है E=hc/λ के इससे, ठीक है ना। ये एनर्जी पड़ा, तो इस जो मेटल है ना, मेटल के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मतलब उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, मिनिमम एक्सेस एनर्जी, कि वो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो टकरा के निकल जाए इस सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल जाए, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे दौड़ने लगे, उसी को तो कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट मिल जाता है हमें, करंट मिलता है तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, बैटरी को हम लोग यूज़ करते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो यही तो फिनोमिना है, ठीक है ना। इसमें हम लोग सिल्वर प्लेट की भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सेलेनियम जो है इसको डिस्कवर किया गया था आपको स्वीडिश केमिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था जॉन्स जैकब बेरेजिलियस इन 1817, ठीक है ना। हालांकि इतना कोर फैक्ट याद नहीं रखना, हाँ थोड़ा अगर आपको याद रहे ना तो आप एक लिस्ट बना लेना कि जैसे कुछ नेम्स आते हैं ना उसको एक अलग से रख लेना। हालांकि उसको बार बार याद करना टफ है, तो उसको हम लोग आराम से याद करेंगे जब हमारे पास पूरा प्रॉपर टाइम होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था क्वेश्चन 31। चलते क्वेश्चन 32 पे, कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होता है ना हमारे पास मर्क्यूरी वाला, उसमें क्या यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, मर्क्यूरी वाला लैंप हम लोग बोलते हैं, मर्क्यूरी हम लोग इंडियन ना काफ़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखे हैं, ठीक है ना। हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन पे नहीं जाते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो यूज होता है उसमें मर्क्यूरी वेपर का यूज़ करते हैं एंड आर्गन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जान लेते हैं। देखिए, फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है ना वो जनरली भरा जाता है ऐसे गैस है जो लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन, याद रखिएगा लो प्रेशर में भरा जाता है। कभी कभी आप देखते हो मर्क्यूरी को तोड़ते हैं ना तो उससे आवाज़ होती है एकदम धमाक से,
होती है ना, वो लो प्रेशराइज जो मर्क्यूरी उसमें फिल होती है ना आर्गन, उसकी वजह से होती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ गैसेस होते हैं जिसको हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं, जेनॉन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम मर्क्यूरी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रेशर जो होता है इनसाइड लैम्प के वो लगभग 0.3% होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वेरी लो प्रेशर पे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन में 33 पे, कह रहा है विच गैस इज फिल्ड इन नॉर्मल ट्यूबलाइट्स। नॉर्मल ट्यूबलाइट्स में क्या क्या करते हैं, देखिए मर्क्यूरी वेपर विद आर्गन तो यूज़ करते ही हैं, सोडियम वेपर भी यूज़ करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है ना। सॉरी सोडियम नहीं, नियॉन यूज़ करते हैं, सॉरी सोडियम तो ये तो स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए मर्क्यूरी वेपर यूज़ करते हैं विद नियॉन के साथ, तो मर्क्यूरी वेपर तो मेरा कॉमन होगा, वो तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में आर्गन भी यूज़ कर सकते हो, नियॉन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन 34 पे, कहता है विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर इन ट्यूबलाइट। लो प्रेशर पे कौन सी गैस, तो नियॉन एंड मर्क्यूरी वेपर, याद रखिएगा, नियॉन एंड मर्क्यूरी वेपर या फिर आर्गन एंड मर्क्यूरी वेपर, नियॉन आर्गन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 35 चलते हैं, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद। देखिए एक बार पूछता है तो हर जगह के स्टेट में पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसका नेचर ही एग्जाम में आने लायक, ठीक है ना। ट्यूबलाइट किससे फिल्ड होता है, तो देखिए आप देखिए आर्गन गैस लो प्रेशर में या फिर मर्क्यूरी वेपर लो प्रेशर में, दोनों आप कर सकते हो ना, बिल्कुल। सोडियम वेपर जो होता है वो हम लोग वो येलो लाइट आता है ना स्ट्रीट लाइट पे, वो उस पर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इसका डिफ्रैक्शन कम होता है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग पढ़े हैं, ऑप्टिक्स अगर आपने फिजिक्स की लेक्चर में नहीं देखी है जाके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 36 पे चलते, कह रहा है द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टीजमेंट एंड ऑप्टिकल डेकोरेशन में जो गैस यूज करते हैं ना वो कौन सा होता है, वो नियॉन होता है, कहते हैं ना नियॉन कलर दिखाओ चमकीला कलर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग एसिड बेस सॉल्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अगर आपको इसकी कुछ भी नोट्स चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए ना, मैंने अपने टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन को ऑन करके रखा है, आप आके वहाँ मेरे से डाउट पूछ सकते हो, या फिर अगर हम लोग चाहो तो टच में रह सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, sulfur, nitrogen, halogens and inert gases. You all are watching ISP Simplified, and I am trying to simplify each and every day, each and every moment, and each and every topic of the preparation. Thank you.